नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्सर लोग अपने रिटायरमेंट के लिए जो भी लक्ष्य तय करते हैं उसमें महंगाई का ध्यान नहीं रखते और यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद जो कॉर्पस बनता है वो काफी नहीं होता, क्योंकि महंगाई के कारण रुपए की परचेजिंग पावर में कमी आ जाती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग में दो चीजें बहुत जरूरी हैं। वो है पहला, रकम डिसाइड करते समय इन्फ्लेशन का ध्यान रखना, और दूसरा, हर उम्र के लोगों को रिटायरमेंट प्लानिंग की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाना। इसी पर रहने वाली है खास चर्चा, रिटायरमेंट की क्या फुल प्रूफ प्लानिंग हो, इस पर आज हम आपको देंगे टिप्स। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा दें। आनंद राठी वेल्थ के हेड प्रोडक्ट चेतन शेनॉय और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन। चेतन और क्षितिज, बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गोल है किसी के भी निवेश के जर्नी का, लेकिन क्या हम उसको सही ढंग से कर पा रहे हैं आज के टाइम में, ये देखना बेहद ज़रूरी है। हमने एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने की सोच तो ली, लेकिन क्या वो काफ़ी होगा? क्योंकि हमारे पास जो कई सवाल आते हैं उसमें हमने एक बात ज़रूर नोटिस की है कि लोग रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सजग ज़रूर है, अवेयर ज़रूर है, लेकिन कितने पैसे उनके पास होने चाहिए या कितना कॉर्पस बनाए वो, उसके बारे में वो सही तरीके से उसको असेस नहीं कर पाते हैं। क्षितिज, मैं आपसे पहले समझूं, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं क्षितिज, तो क्या रह सकती है एक रिटायरमेंट स्ट्रैटेजी? बेसिकली किसी को अगर रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी हो तो वो पहले जो टू डू होती है किसी भी रिटायरमेंट प्लानिंग की एट एनी एज, वो क्या रहनी चाहिए? कौन से फैक्टर्स आपके दिमाग में रहने चाहिए? नमस्ते स्वाति एंड जो पहली चीज आती है मेरे दिमाग में जब एक टॉपिक आपने बात करी कि इस पर बात करते हैं कि आज की जनरेशन या आज की सिचुएशन ये है कि दैट मेडिकली बिकॉज इतनी एड्स अवेलेबल है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कम जिएंगे, प्रॉब्लम ये है कि आप लंबा जिएंगे, पर आपको उसको एक लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए एक अच्छा कॉर्पस आपके पास होना चाहिए। सो रिटायरमेंट प्लानिंग का सबसे बड़ा जो आपके पास एक एक जो आपका फर्स्ट फैक्ट जो आता है कि आप व्हाट एज यू वांट टू हैंग अप योर बूट्स। आप बोले कि भैया मुझे 55 पे रिटायर होना है या 60 पे होना है या 70 पे होना है, जिस भी उम्र में आप रिटायर होना चाहते हैं, आपको ये ज़रूर देखना है कि दैट वहाँ से कितनी आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपनी रख सकते हैं, और आपको हमेशा वो ज़्यादा इमेजिन करनी है, बिकॉज़ कल को आपने कम की और कल को इवेंचुअली अगर कॉर्पस कम पड़ गया तो देन आप अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाएँगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्नीय सवाल होगा उस समय आपके ऊपर। सो आई एम सेइंग आज की डेट में आपको डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से ऑन एन एवरेज हम 85 ईयर्स की एज ले लेते हैं किसी के लिए, और 60 की एज लेते हैं रिटायरमेंट की, वो 55 की भी ली जा सकती है डिपेंडिंग ऑन वो किस सिस्टम में काम करते हैं। सेकंड, हम ये देखते हैं कि दैट किस तरह का किस तरह का उनका इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है इन टर्म्स ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि आप बहुत 100% इक्विटी पोर्टफोलियो रख सकते हैं, आप मिक्स मैच करना चाहते हैं। भाई इवेंचुअली आज स्वाति हमारे कंट्री में ऑन एन एवरेज हम 8% का फूड इन्फ्लेशन कर लेते हैं, तो आपको कोई भी एसेट क्लास ओवरऑल आपका जो कॉर्पस है, चाहे वो फिक्स्ड इनकम में है, इक्विटी में है, डेट में है, रियल एस्टेट में है, वो कम से कम 12-13% ओवरऑल कंपाउंडिंग आपको देना चाहिए। अगर वो 12-13% कंपाउंडिंग नहीं निकाल पाएगा वो एसेट क्लास, देन आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आप वेल्थ प्रिजर्व भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक दूसरा ये आपका प्लान होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आता है इसमें जब आप रिटायरमेंट प्लानिंग प्लान करते हैं कि किस एज में हैं आप, किस एज ब्रैकेट में हैं। द अर्लियर बेटर इट इज। अगर आप बहुत यंग होके कर रहे हैं तो आपके बहुत ज़्यादा समय है, तो छोटे अमाउंट में भी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी प्लान कर सकते हैं, पर जितना आप लेट शुरू करते हैं उतना वो समय आपको खलता है, और आपको उस हिसाब से रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको ज़्यादा कॉर्पस अपना इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ों का जब आप ध्यान रखते हो तो आप सही ट्रैक पे अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस एक बिल्ड कर पाते ओके। और चेतन, हमें यूजुअली लोग सवाल इससे पूछते हैं कि हमें रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं या 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं। मोस्टली जो रिटायरमेंट प्लानिंग के सवाल आते हैं उसमें जो निवेशक होते हैं, ईदर दे आर इन देयर 30s या फिर 40 में भी कई जो हैं वो रिटायरमेंट प्लानिंग की के बारे में सवाल भेजते हैं। कईयों के तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू हो चुकी होती है, कई लोग नया शुरुआत करना ही चाहते हैं कि उन्हें रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है। मुझे एक बात बताइए, जो हम कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है रिटायरमेंट के लिए, क्या ये 1 करोड़ रिटायरमेंट के लिए काफ़ी है? इसको हम कैसे समझे कि हमें रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए कितने? मतलब 1 करोड़ की वैल्यू एट रिटायरमेंट कितनी हो सकती है?
इफ से एन इन्वेस्टर इज 25 ईयर्स ओल्ड, या एक 35 साल के उम्र के व्यक्ति को 60 साल तक प्लानिंग करनी है, तो उनके लिए 1 करोड़ की वैल्यू क्या होगी? या कोई 45 साल में अगर 60 साल तक के उस स्पैन में ही अगर 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो उसके लिए उनकी क्या वैल्यू होगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना जरूरी है। बिल्कुल स्वाति जी, आई थिंक आपने सब जो सवाल उठाए हैं सब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं। और सबसे पहले जो है, हम वेल्थ मैनेजमेंट में जब आते हैं तो इनिशियली मैं मेरी टीम को भी बता रहा था कि बहुत समय बाद मुझे बेसिक्स में जाना पड़ा है, क्योंकि अब हम ज़्यादातर बाय गॉड्स ग्रेस HNI क्लाइंटों को मैनेज करते हैं। बट बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर जाना पड़े तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कितना पैसा सेव करना पड़ेगा फॉर अस टू रिटायर, एंड एट व्हाट एज कैन वी रिटायर, और हमें क्या SIP इकट्ठा करना पड़ेगा। तो मैं इन चंद सवालों का आंसर आपको विद नंबर्स दूंगा। और क्षितिज जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू। ये कई सारे बड़े दिग्गजों ने बोला हुआ है, वॉरेन बुफे साहब ने भी बोला हुआ है कि उनका जो श्रेय जाता है इतने पैसे बनाने का गोज टू कंपाउंडिंग, बिकॉज उन्होंने 10 साल की उम्र में स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, और आज at 90 years plus he has 80 years of compounding, and one of the biggest reasons for him being one of the richest men in the world is ये 80 years का compounding का impact। तो पहला आपका सवाल का मैं जवाब ये दूंगा कि 25 साल की उम्र में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे रिटायरमेंट के लिए, मैं तो ये बोलूँगा 1 करोड़ 2 करोड़ के बदले में आप इसको ऐसा देखिए कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मंथली चाहते हो। और अगर आप इसको देखोगे कि मंथली रिक्वायरमेंट आपका, मैं एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, 1 लाख रुपीस आपको मंथली रिक्वायरमेंट है, तो मतलब साल का 12 लाख रुपए चाहिए। और 25 साल की उम्र में अगर आप ये बोल रहे हो कि if I have to retire comfortably, I need 1 लाख रुपीस अ मंथ, इक्वलेंट ऑफ टुडे। क्योंकि 1 लाख रुपए आज का जो है, हमें ये समझना पड़ेगा उसकी एक परचेजिंग पावर होती है, हिंदी में क्रय शक्ति बोलते हैं उसको। वो परचेजिंग पावर डिटेरियोरेट कम होता जाता है, और वही 1 लाख रुपए का परचेजिंग पावर अगर उनको 25 साल वालों को 60 पे अगर चाहिए, 60 साल की उम्र पे, 35 साल बाद, दे हैव टू थिंक ऑफ 1 लाख रुपीस इक्वलेंट, विच इज टर्निंग आउट टू बी मच बिगर अमाउंट। इट विल टर्न आउट टू बी 12 लाख रुपए साल का, मतलब 66 लाख रुपीस साल का चाहिए होगा, क्योंकि 12 लाख का परचेजिंग पावर और 66 लाख का परचेजिंग पावर इक्वल होगा 35 साल बाद, आफ्टर 35 years। I hope you understand what I'm trying to say. So with that kind of inflation, क्रय शक्ति, the amount of SIP that is required, अब 60 पे अगर रिटायरमेंट होने वाला है, SIP, the good news is, अगर आप 25 साल के उम्र पे स्टार्ट कर रहे हो 11,000 के SIP से into equity mutual fund, expecting just about 13,000 rupees, 13% return, which is very doable. One could get to a corpus of 8 crore rupees, 8 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंच सकते हैं 60 की उम्र में। और 8 करोड़ के कॉर्पस के साथ आप कंफर्टेबली 1 लाख इक्वलेंट पैसा महीना दर महीना एक्सपेक्ट कर सकते हो। वही 35 साल की उम्र में, जो मैं कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बोल रहा था, आपको जो सेव करना पड़ेगा 1 लाख इक्वलेंट पाने के लिए, वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, 11,000 से 25,000 हो जाता है। तो आपको अभी 25,000 का SIP करना पड़ेगा हर महीना, और आपके पास वक्त कम है, अभी 25 सालों में करना पड़ेगा, 35 साल नहीं है आपके पास 60 पे रिटायर होना है तो। और 45 की उम्र में अगर आप यही चीज करना चाहते हो जो मेरे उम्र के आसपास है, देन इट इज मोर डिफिकल्ट, बिकॉज यू हैव टू सेव मच लार्जर अमाउंट। 60,000 का SIP करना पड़ेगा वही अमाउंट के लिए। तो आप देखिए स्वाति जी, 25 से लेके 45 तक सेम अमाउंट एट द एज ऑफ 60 पाने के लिए 11,000 से आप 60,000 पे पहुंच गए SIP पे, to maintain the same lifestyle at the age of 60. I hope that answers the question. एब्सोल्युटली। जो आपने रिवर्स कैलकुलेशन की है, ये एक्चुअली बहुत ही एक बढ़िया वे होता है टू अंडरस्टैंड कि हमें चाहिए कितना, और जो उसको पाने के लिए हमें अभी क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। तो इन फाइनेंशियल प्लानिंग एट मेनी लेवल्स रिवर्स कैलकुलेशन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि अगर हम इन्फ्लेशन को जोड़कर, जैसा आपने बताया, हमने मंथली खर्चा जोड़ा यहाँ पर, जो आपने एनुअल बताया, पर एनम बताया था। इफ़ यू मे शो द कैलकुलेशन अगेन, तो उसमें आपने बताया कि आज का जो लाख है वो आज से फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स 25 साल या 35 साल या 45 साल का, आज के 1 लाख की वैल्यू पर महीना
25 साल वाले के लिए तो लगभग 5-6 लाख रुपए होगी। मतलब आपको एक महीने में 5 लाख रुपए कम से कम चाहिए होगा पर महीना उसको खर्च करने के लिए। ईयर में तो फिर वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम ईयरली एक्सपेंसेस की बात करें। तो इसलिए जितना आपने जल्दी शुरुआत की उसको अचीव करने के लिए आपको उतना कम एसआईपी लगेगी ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जितना देरी करेंगे उतना आपको ज़्यादा अमाउंट रखना पड़ेगा along with factoring inflation to achieve that kind of lifestyle and to achieve that kind of corpus। तो ये जो कैलकुलेशन है ये चेतन ने बड़े अच्छे से बताई, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। तो हम इन्फ्लेशन की क्योंकि बात हमने की क्षितिज, हम ज़्यादातर महंगाई को जोड़ते नहीं हैं। हम यहाँ पर एक जो एज बैंड है अराउंड 25 to 35, ये एक ऐसा एज बैंड है आजकल के टाइम में, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बदल रहे हैं हम, क्योंकि आजकल के हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं तो आजकल के हिसाब से ही बात करेंगे। 25 to 35 में थोड़े से वर्किंग जो प्रोफेशनल्स हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि शादियां लेट हो रही है तो सिंगल्स थोड़े ज़्यादा होंगे। लाइबिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ किड्स थोड़ी कम होगी इस एज में, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस एज बैंड अगर हम समझें होगी। पर हाँ, रिटायरमेंट पर फोकस फिर भी ऐसे इस एज बैंड का रहता है। सो इन योर व्यू 25 to 35 के लिए जो एक खर्चा है फ्यूचर एक्सपेंसेस के हिसाब से, प्लानिंग कैसी रहे? या क्षितिज? या मैं यही कह रहा था जो इन्फ्लेशन है ना, ये किसी भी और एक्सपेंस से सबसे बड़ा एक्सपेंस इन्फ्लेशन है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा ये एक्सपेंस बढ़ गया, ये एक्सपेंस बढ़ गया, पर आपकी पॉकेट में जो सबसे बड़ा डेंट है वो इन्फ्लेशन का है। देखिए, हम हमेशा थंब रूल की बात, एंड आई थिंक चेतन भाई ने बहुत अच्छे से जो इन्फ्लेशन का रिवर्स कैलकुलेशन किया है कि या फिर जो आज की वैल्यू को दिखाया कि कैसे बढ़ता है। एक थंब रूल है जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं, 72/R सबको पता है, हम कई बार आपके कार्यक्रम में बोल चुके हैं। वो बताता है कि आर किस रेट पे पैसा ग्रो करेगा, तो बताता है कितने साल में पैसा डबल होगा। मान लीजिए अगर 12% पे आपका पैसा डबल हो रहा है तो 72/12 मतलब 6 साल में डबल होगा। यही फॉर्मूला आपका इन्फ्लेशन का भी है। अगर हम 8% का इन्फ्लेशन मानते हैं कि आने वाले टाइम में मैं फूड इन्फ्लेशन इसलिए बार बार लेता हूँ दैट जो नंबर्स आते हैं इन्फ्लेशन मार्केट में उससे हमेशा थोड़ा स्टेप अप ही होता है। तो मान लीजिए 9 साल में पैसे की वैल्यू आपकी हाफ हो जाती है। 9 ईयर्स में अगर आप कोई चीज आज 100 रुपीज की ले रहे हो तो 9 साल में आपको 200 की लेनी पड़ेगी। वही चीज यहाँ से आपके 18 ईयर्स में 400 की होगी, और वही चीज यहाँ से 27 ईयर्स में जो आप एक 25-30 ईयर्स के वर्क की बात कर रहे हैं वो वहां से कम होकर आपकी 800 रुपीज की होगी। सो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग राइट नाउ इज दैट पैसे की वैल्यू जिस तरह से कम हो रही है, आप समझिए कि आप आपको आपको तैयारी करनी है कि जो सबसे बड़ा जो खर्चा, जो एक्सपेंसेस आपके लाइफस्टाइल के तो हैं, एक इन्फ्लेशन का एक्सपेंस है, तो आपको जो भी प्लानिंग करनी है अपने कॉर्पस को ऐसा बनाना है जो इन्फ्लेशन बीटिंग कॉर्पस हो। और उसके लिए मान लीजिए आप अपना 1 लाख का खर्चा आज मानते हैं कि आपका 1 लाख रुपीज का खर्चा है जो आपका मंथली बेसिस पे है, तो उसको सस्टेन करने के लिए अगर वो 8 लाख का हो जाता है आज से 25 साल के बाद या 27 साल के बाद, मंथली खर्चा सस्टेन करने के लिए आपको एक अच्छा कॉर्पस चाहिए होगा। तो कोई 15-16 करोड़ के करीब आपको कॉर्पस रिक्वायर्ड होगा, जो वेरी मच पॉसिबल है एक छोटे अमाउंट के साथ। आज 28,000 की भी आप सिर्फ शुरू करते हैं, मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि हमारी सैलरी 28 है, 30 है या 35 है, तो वो स्टेप अप सिप करें। आज उनको क्या करना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने सिप को स्टेप अप करते जाना है। बट द ब्यूटी इज बिकॉज यू आर यंग, तो आपके पास समय है कॉर्पस को बिल्ड करने का। चित्र भाई ने जैसे वॉरेन बफेट के बारे में बताया, 12 साल की आयु में उन्होंने पहला अपना शेयर लिया। तो आई एम सेइंग आप अगर आज इस एज में भी शुरू करते हैं और स्टेप अप करते रहते हैं, तो आज की में 20 करोड़ का रकम जमा करना या 16 करोड़ प्लस का रकम जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी मैं 14-15% कंपाउंडिंग से आपको बात कर रहा हूँ, 14% कंपाउंडिंग पे भी आप जमा कर सकते हैं। बट द मोर यू डिले, उतना ही आपको इन्वेस्टेड अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए आई थिंक इस एज के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी अपनी आय का 25 से 30% जो भी उनका टेक होम है, बिजनेस सैलरी है, वो इन्वेस्ट करना शुरू करें, और जैसे इंक्रीमेंट लगते हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप करते जाएं। एब्सोल्युटली। तो क्योंकि आप जल्दी शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा एक अमाउंट है टू इन्वेस्ट, तो थोड़ा सा उसको स्टेप अप कीजिए और अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाइए। कौन से फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी समझेंगे दोनों एक्सपर्ट से। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसी रही आपके रिटायरमेंट की फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी। हमारे साथ चेतन शेनॉय आनंद राठी वेल्थ से हैं, क्षितिज महाजन कंप्लीट सर्कल वेल्थ से, इनसे हम समझ रहे हैं पूरी स्ट्रैटेजी।
चेतन, अब जो एक एसेट एलोकेशन है टू अचीव दैट काइंड ऑफ कॉर्पस, हम इक्विटी डेट एसेट एलोकेशन की बात करें, एक तो प्री रिटायरमेंट, उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट, 60 के बाद भी तो आपको पैसे इकट्ठे करने हैं फॉर मोर 20 25 30 साल के लिए। तो इन दोनों ही स्टेजेस में एसेट एलोकेशन क्या रहे? बिल्कुल। स्वाति जी, अब तक जो हमने रूल्स बात किए थे कि एक तो बैकवर्ड जाके देख लीजिए, उसमें दो चीजें जो मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा, हालांकि क्षितिज जी ने इसको पॉइंट आउट भी किया। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मानी जाती थी इंडियंस की, वो बहुत बदल गई है। द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज के दिन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से 67 68 के आसपास पहुंच गई है, मेल एवरेज इंडियन मेल के लिए भी। और हमारा मानना ये है कि ग्रेजुअली विद मेडिकल साइंस, पीपल्स लाइफस्टाइल चेंज, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन, हमें प्लान करना चाहिए दैट वी विल सर्वाइव टिल द एज ऑफ एटलीस्ट 85-90। हालांकि काफी लोग 100 साल की भी बात कर रहे हैं, बट आई थिंक वी शुड डेफिनेटली प्लान टिल द एज ऑफ 85। एंड अगर हम मान के चले कि हम 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, ट्रेडिशनली 58-60 पे रिटायर होते हैं, आई थिंक दैट विल ऑल्सो चेंज, बट 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं एंड यू सर्वाइव टिल द एज ऑफ 85। आपको 25 साल, जो आपने अभी हिसाब किया, 25 साल का प्लान करना पड़ेगा। तो अगर आप मान के चलिए आप 25 साल पे स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास 35 साल इन्वेस्ट करने को है और फिर 25 साल विड्रॉ करने को है। तो ऐसे समय पे पहले 35 साल में आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग रहेगा और अगले 25 साल में जो है आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग रहेगी। तो हमारा मानना यह है कि पहले 35 साल या 25 साल या 15 साल जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वक्त पे आपको थोड़ा आपका इन्वेस्टमेंट और रिस्क एपिटाइट ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप एक्यूमुलेशन स्टेज पे हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास इनकम आ रहा है और आप जो सेव कर रहे हो उसको आप रेस्ट दे सकते हो, उसमें से आपको विड्रॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। एटलीस्ट रिटायरमेंट वाला कॉर्पस आप अलग से किटी बना के रखोगे तो उसको छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे मान के चले तो इस कॉर्पस को आप 90-100% इक्विटी में लगा सकते हो, क्योंकि बाकी के जो आपके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डेट में लगा दीजिएगा और इक्विटी के पोर्शन को, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है, मैं तो एडवाइस करूंगा कि 100% आप इक्विटी में देखिए, क्योंकि आपके पास समय है रिटायरमेंट के लिए। तो वो जो 100% जा रहा है उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाइएगा, 4-5 इक्विटी म्यूचुअल फंड, डिवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, कॉन्ट्रा फोकस्ड के कॉम्बिनेशन का 4-5 स्कीम का एसआईपी कीजिएगा। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इस एक्यूमुलेशन से आपके पैसे बन जाएंगे, लेकिन 60 की उम्र के बाद आपको विड्रॉल की जरूरत पड़ेगी, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो जब आप विड्रॉल स्टेज पे आ जाते हो तब आपकी एसेट एलोकेशन को आपको बदलना पड़ेगा। आपको 60-70% इक्विटी कर लीजिएगा एंड बाकी के पैसे को डेट में लगा दीजिएगा और डेट से हर महीना विड्रॉ करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी कोई बड़ी सी रिक्वायरमेंट आ गई तो आपके पास अभी इनकम है नहीं। And as you get older, you may want to prepare for some amount of money for medical etc. requirement. तो इसीलिए आपके एसेट एलोकेशन बाद में बदलना चाहिए। जो भी मैंने कैलकुलेशन किया था उसमें एजम्पशन ये था कि पहले 35 साल जब आप इक्विटी में हो 13-14% का रिटर्न बनेगा और अगले 25 साल आपका रिटर्न 10-11-12% के बीच में होगा। तो इस बेसिस पे मैंने वो कैलकुलेशन आपको दिखाया था। फंड्स का नाम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, HDFC फ्लेक्सी कैप, DSP इक्विटी, कोटक एमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप डिवर्सिफाइड फंड है, इन्वेस्टको स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा और ICICI फोकस्ड इक्विटी, ये सब बहुत बढ़िया फंड्स हैं। इनमें से 3-4-5-6 फंड्स आपको चुन के डिपेंडिंग ऑन योर कॉर्पस यू कुड क्रिएट अ पोर्टफोलियो। थैंक यू। बिल्कुल। और क्षितिज, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एज, जैसे आप बताया चेतन ने, प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट, अब अगर हम प्री रिटायरमेंट में ही, माफ़ कीजिए, डिफरेंट स्टेजेस में बोले, रिटायरमेंट प्लानिंग है 25, 35, 45, यहाँ पर कुछ फंड सिलेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब विद इन इक्विटी कैटेगरी ऑल्सो थोड़ा एग्रेसिव या थोड़ा सा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन टर्म्स ऑफ फंड्स अगर आप बता पाएँ आपके पसंदीदा कौन से हैं इन स्टेजेस के लिए? Yes, Swati. So obviously somebody who's young, जो 25 years के एज में है, उनके लिए वो एक फोकस, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ले सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं फंड जो आप लेते हैं वो उसको अलाइन कीजिए गोल के साथ। अगर रिटायरमेंट ही गोल प्लान है तो इनिशियली
और आपके पास टाइम अच्छा है, लंबा है, तो आप उसमें एक एग्रेसिव फंड लाइक स्मॉल कैप फंड या सेक्टोरल फंड ऐड कर सकते हैं। समबडी बिटवीन 35 टू 40 फंड्स की अगर आप बात करते हो तो उसमें HDFC का फोकस 30 इज अ गुड फंड, देन बजाज का फ्लेक्सी कैप इज अ गुड फंड, देन यू हैव निपॉन और HDFC के दोनों के स्मॉल कैप दे आर गुड फंड, ICICI का लार्ज एंड मिड कैप इज अ गुड फंड। तो 4-5 फंड्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं बास्केट में। एनीबडी हु 35 वहां पे आप मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं अगर, और ये सारी चीजें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन की रिस्क प्रोफाइल उनका अच्छा है, तो वहां पे अगेन सेम फंड्स रखते हुए आप जहाँ पे एक निफ्टी का आप इंडेक्स फंड ले लीजिए समबडी हुज एट 35, क्योंकि इंडेक्स फंड भी आपको एक अच्छा 11-12% का कंपाउंडिंग रिटर्न दे सकता है। देन HDFC फोकस सिटी अच्छा है, HSBC मल्टी कैप अच्छा है आपका, ICICI का ब्लू चिप अच्छा है, तो आप ये 4-5 अच्छे फंड का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, साथ में एक मिड कैप फंड ले सकते हैं। मिड कैप में अच्छे ऑप्शंस हैं, मेरे हैं, HDFC है, कोई भी फंड ले सकते हैं, तो उसमें मिड कैप ला सकते हैं। कोई 45 में शुरू हो रहा है एंड प्लीज दैट डजंट मीन कि आप लेट हैं, जब जागो तब सवेरा इन्वेस्टिंग में। आपकी जर्नी आई थिंक चेतन भाई ने बहुत अच्छे से बताई, 35 इयर्स की इन्वेस्टिंग की है, अगर आपकी 15 साल की है तो आगे 25 इयर्स की आपकी वो उसको यूज करने की है। सो आप ये 15 इयर्स को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं, और 15 साल में भी अगर आप 15% से कंपाउंड करते हैं तो 8 टाइम्स आपका मल्टीपल ऑन प्रेजेंट वैल्यू कहीं नहीं गया। एक एग्जांपल बता रहा हूँ कंपाउंडिंग का आपको, तो आप इसमें आप स्मॉल मिड कैप अवॉइड कर सकते हैं, और एक अच्छा कॉर्पस एक निफ्टी इंडेक्स फंड का, चाहे वो आप बंधन का ले लीजिए, DSP का ले लीजिए, सब में DSP फोकस या HDFC फोकस 30, कपल ऑफ फोकस फंड ले लीजिए, फिर बाइटोक और बजाज में से कोई भी फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, ICICI का मल्टी कैप। सो आई एम सेइंग लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर व्हिच आर अवेलेबल, और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दीज आर जस्ट फंड्स व्हिच वी लाइक एट आवर एंड, बट आई थिंक आइडिया इज दैट एज आपके पास समय कम होता जा रहा है, आप थोड़े रिस्कियर फंड्स को अवॉइड करें प्री रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद भी जो वापस आपको मिल रहा है थोड़ा बहुत, उसको आप डेट में रखें, एंड बाकी के इन फंड्स में अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप ज्यादा जगलिंग नहीं करें, सिर्फ SWP शुरू करें, क्योंकि कॉस्ट ऑफ चर्निंग इज ऑल्सो वेरी हाई। स्वाति आज 12.5% है, कल को टैक्स रेजिम बढ़ भी सकता है, तो जब भी आप कॉपस बुक करते हैं तो कॉस्ट ऑफ चर्न हाई आता है, और ये कॉपस जब आप SWP के लिए यूज करते हैं, जो रिटायरमेंट की आपने बात करी है, उसमें द ब्यूटी ऑफ दिस कॉपस इज दैट आपका टैक्सेशन पूरा वर्कआउट नहीं करता, बिकॉज आपका प्रिंसिपल भी निकलता है और कैपिटल गेन भी निकलता है, तो आपका टैक्सेशन भी बेटर रहता है विज़ अ नॉर्मल टैक्सेशन, जब आप धीरे धीरे ऑन अ मंथली बेसिस इस कॉपस को यूज करना शुरू करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये डिफरेंट एज पर डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ फंड्स आप अपना सकते हैं। ऑफ कोर्स प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी भी हमने समझी, कहाँ आपको थोड़ा इक्विटी एग्रेसिव होना है, कहाँ पर आपको थोड़ा सा कंजर्वेटिव होने की ज़रूरत है पोस्ट रिटायरमेंट। ये हमने सभी स्ट्रैटेजीज काफ़ी डिटेल में और आसानी से समझी दोनों एक्सपर्ट से। थैंक यू सो मच चेतन, एंड थैंक यू क्षितिज हमारे साथ आज के इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, देखते हैं वक्त एक ब्रेक का हो गया है, देखते रहिए जी बिजनेस।